नमस्कार। सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से जो स्वीकृति दी गई थी, उस हेतु गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय की तरफ से जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी भविष्य में अगर सेवानिवृत्त होगा और इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को विकल्प देगा तो उसे कौन कौन से लाभ यूपीएस के अंतर्गत दिए जाएंगे। पहली बात, यूपीएस है जो सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और वो यूपीएस का विकल्प चयन करते हैं तो ही ऐसी स्थिति में उन्हें यूपीएस में शामिल किया जाएगा, अन्यथा वो एनपीएस में भी रह सकते हैं। अब दरअसल कोई भी सरकारी कर्मचारी जो यूपीएस के अंतर्गत आएगा, उसके लिए सबसे पहले क्या पात्रता रखी गई है, तो योजना के अंतर्गत जो पात्रता रखी गई है कि यूपीएस का लाभ उसी सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा जिसकी मिनिमम सेवा है वो 10 वर्ष तक होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम है तो यूपीएस के अंतर्गत उसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ ये भी है कि अगर पूर्ण पेंशन कब दी जाएगी यूपीएस के अंतर्गत, तो न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा अवधि है, उसके बाद में अगर कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है या फिर सेवानिवृत्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे दिया जाएगा। लेकिन एक बात कि 25 वर्ष की सेवा के बाद में अगर कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेगा तो उसे उस तिथि से सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी, यानी कि लाभ नहीं दिए जाएंगे। उस तिथि से दिए जाएंगे जिस तिथि को वो सेवानिवृत्त वास्तव में होने वाला था। मान लीजिए कोई 55 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति ले रहा है तो उसे वास्तविक लाभ है वो जब उसकी 60 साल की उम्र होनी है, अगले 5 साल बाद वो सारे लाभ दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से हट जाता है या फिर बर्खास्त हो जाता है या फिर इस्तीफा दे देता है तो उसमें कोई किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी जिसे यूपीएस के अंतर्गत कौन कौन से लाभ दे होंगे। ठीक है। अब वहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेंशन, क्योंकि सबसे पहली बात जो 50% पेंशन की बात की गई है तो किस मामले में मिलेगी, उसकी पहली शर्त होगी 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो और पिछले 12 महीने में जो औसत मूल वेतन है वो कितना है। मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी का 12 महीने का वेतन है वो समान नहीं रहता है, क्योंकि जुलाई महीने में वेतन वृद्धि लगती है। तो अगर आप देखोगे तो पिछले 12 महीनों में उसका जो वेतन का औसत निकलेगा, औसत का 50% है वो मूल पेंशन होगी उस सरकारी कर्मचारी की, यानी कि उसका 50% पूर्ण पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। उसकी पहली शर्त रखी गई है कि 25 वर्ष की सेवा होना चाहिए। अगर 25 वर्ष से कम सेवा होगी तो ऐसी स्थिति में उसे अनुपातिक रूप से कम मिलेगा, उसका अलग अलग नियम रहेगा। अब मान लीजिए ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी जो केवल 10 साल या उससे थोड़ी अधिक की सेवा ही कर पाता है तो न्यूनतम उसे 10,000 रुपये गारंटेड भुगतान किए जाएंगे, मतलब 10,000 रुपये का भुगतान उसे किया जाएगा प्रति माह एक पेंशन राशि के रूप में। ठीक है। अब मान लीजिए 25 वर्ष की सेवा के बाद में कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है और उसे उस तारीख से भुगतान होगा जिस तारीख को वो वास्तव में होने वाला था, जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में रहते हुए अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता, जैसा कि ऊपर मैंने बताया 55 वर्ष वाला वो। ठीक है। अब मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है। हालांकि ओपीएस में पारिवारिक प्रावधान है वो 30% रहता है, तो यहाँ पे कानूनी रूप से जो होंगे जो विवाहित रहेंगे पति या पत्नी जो भी होगा उसे 60% है वो पेंशन दिए जाने का प्रावधान रहता है। अब इसमें जो पेंशन दी जाएगी उसमें महंगाई राहत जो जिसे आप कहते हैं डियरनेस रिलीफ, जैसे सरकारी सेवा में रहते हुए हम डीए कहते हैं तो पेंशनर्स के लिए डीआर होता है, उसकी बाकायदा गणना की जाएगी। मतलब उसे जो 50% पेंशन का बेसिक होगा उस पर ही डीआर दिया जाएगा। अब डीआर कितना होगा उस समय जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होंगे उसके अनुसार तय होता रहेगा। अब एक मुश्त भुगतान का भी
प्रावधान किया गया है। एक मुश्त भुगतान से क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए आप कितने साल सेवा में रहे, मान लीजिए आपने 20 वर्ष सेवा की, तो आपकी अधिवार्षिकी कितनी हो गई, 40 अधिवार्षिकी, मतलब 6 हो गई। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में इसका जो भुगतान किया जाएगा, अब आपका अंतिम, जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उस समय आपका जो बेसिक प्लस डीए कितना रहा है, मान लीजिए आपका जो वेतन है, एचआरए निकाल दे तो वेतन आपका अगर 1 लाख रुपए बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका 10% मतलब 10,000 रुपये। अब इसमें आपकी कितनी छमाही पूर्ण की है आपने सेवा में रहते हुए, अगर 40 की है तो उसे 40 से गुणा कर दिए और यह आ जाएगा 4 लाख रुपए तक। तो आप यूं समझिए, आपकी जितनी बेसिक होगी और बेसिक के साथ जो डीए होगा उसे मिला के उसका 10% निकाल दीजिए, उसके बाद में गुणा कर लीजिए आप अपने छमाही का, जो आपने कितनी छमाही सेवा में पूर्ण की है। अगर 10 की है तो 20 हो जाएगी, 20 की है तो 40 हो जाएगी, 30 की है तो 60 हो जाएगी, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दरअसल जो सरकारी कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनेंगे, उसके लिए निधि कैसे बनेगी, उसके 2 तरीके होंगे। एक तो होगा कर्मचारी का अंशदान, उसी के बराबर केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार का कॉर्पस, व्यक्तिगत कॉर्पस होगा। जैसे अभी जो वर्तमान में एनपीएस में कटता है, 10% कर्मचारी कटवाता है और 10% सरकारी कर्मचारी का और 10% संबंधित सरकार का। इसके अलावा एक और कॉर्पस होगा जो केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ पूल कॉर्पस के नाम से जाना जाएगा। उसमें दरअसल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 8%, जैसे जो सरकार ने कहा था कि हम जमा करेंगे 18% और कर्मचारियों को करना पड़ेगा 10%, इसमें भी इन्होंने यहाँ पे डिवाइडेशन कर दिया। पहले में रखा कर्मचारी और केंद्र सरकार या संबंधित सरकार का, दूसरे में रखा कि केवल सरकार जो एक अतिरिक्त रूप में उस कर्मचारी को देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के अंतर्गत इस प्रकार से ये लाभ एक सरकारी कर्मचारी को दिए जाएंगे। अब ये कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर सेवा काल के दौरान कोई किसी महीने में अगर कटौती नहीं कर पाता है तो उसका भी प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ इसे पढ़ोगे तो ये देखोगे कि इस प्रकार से इसकी गणना की जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे अर्हक सेवा के प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का प्रज्य अंशदान नियमित होना चाहिए। अनुपलब्ध अंशदानों के मामले में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण निर्धारण किया जाने वाला उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा। ठीक है, ये आप क्योंकि ऐसी स्थिति में आप डिफ़ॉल्ट कहलाओगे अगर 1 महीने का आयु इसमें नहीं दिया तो। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें, अधिवार्षिकता और सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की अर्हक सेवा उस कार्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसमें वो कार्यरत है। कोई नहीं, ये तो नॉर्मली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटा मोटी तौर पर 3-4 चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया कि ये है वो लागू कब से होगी, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये विकल्प अगर कोई चुनना चाहेगा तो उसे दिया जाएगा, अन्यथा वो एनपीएस के अंतर्गत ही गिना जाएगा। और इसके लिए जो प्राधिकरण बनाया गया वो बनाया गया पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये सब कार्य करेगा। और नीचे आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया कि किसे कितनी तनख्वाह पेंशन मिलेगी, वो भी आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।